अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जिसको हम पीएनएफ भी कहते हैं। पीएनएफ एक टेक्निक है। ये टॉपिक जो है ये आपकी काइनेसोलॉजी जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डनर, दूसरी बुक है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बाय क्रेलोन किजनर की। जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा, इन दोनों बुक में ये टॉपिक मौजूद है। आप वहाँ से इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप सबको पता है कि जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जिन्होंने मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है उसको भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं वहाँ पे भी चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ। इन नोट्स की पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ, वहाँ पे भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ ताकि आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। ठीक है, बेसिकली एक टेक्निक है जो कि हम बहुत ज़्यादा अपनी फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक वास्ट टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए इसलिए मैंने दोनों बुक का इस्तेमाल किया है। और आपको ये टॉपिक जो है बाद में भी आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होगे तो अब भी आपको ये काम आएगा, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। हम देख लेते हैं कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होता क्या है। पीएनएफ का मतलब होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो डेफिनेशन याद करने से पहले हम इन तीनों वर्ड को देख लेते हैं, ये होता क्या है, ताकि हमें डेफिनेशन फिर अच्छे से याद हो जाए। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं? आर द सेंसरी रिसेप्टर्स दैट गिव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्किन है उसके नीचे अंडर द स्किन बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, लाइक पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, स्किन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, टच रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास स्किन के नीचे प्रोप्रियोसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे जो मूवमेंट और पोजीशन होती है बॉडी की उसको सेंस करते हैं और फिर वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और जो हमारी फिर ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो बॉडी है वो अपना मूवमेंट और पोजीशन जो वो मेंटेन कर लेती है। ठीक है, जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो सेंस करते हैं हमारी पोजीशन और मूवमेंट को, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन करती है अपनी पोजीशन या मूवमेंट को। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर हमारे पास हमारे पास नर्व और मसल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मस्कुलर दो लफ्ज़ों से बना है। न्यूरो मतलब नर्व और मस्कुलर मतलब मसल्स। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती है, नर्व एंड मसल। फैसिलिटेशन का वैसे मतलब होता है मेकिंग ईजियर। ठीक है, किसी चीज़ को आसानी से करना या ईजियर बनाना। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द टेक्निक ऑफ द PNF रिलाई ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ प्रोप्रियो रिसेप्टर्स फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड मेड ऑन द न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म टू ऑब्टेन एंड फैसिलिटेट इट रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है कि PNF ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। क्यों स्टिमुलेट करते हैं? ताकि जो हमारी जो बॉडी है, क्योंकि हमने एक पेशेंट को मूवमेंट करवानी है ना, उसकी पोजीशन चेंज करवानी है, तो हम प्रोप्रियो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है उसको सेंस करे और ब्रेन में सिग्नल जाए और एक मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो सके, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, इसीलिए हम प्रोप्रियो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाते हैं PNF में, ताकि वो हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म है उस पर जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो। मतलब जब ब्रेन में सिग्नल जाएगा तो वो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं और मसल्स हैं उनको सिग्नल देगी, और वहाँ पे जो है सिग्नल्स आएंगे और वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ होगी और एक्साइटरी न्यूरॉन्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। और जो हमारे पास मसल है जिसको हमने स्टिमुलेट करना है, जिसकी हमने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, उधर क्या होगा कि वो जो पार्ट है वो हमारे पास मूवमेंट करेगा। ठीक है, वो मसल हमारे पास या वो जो जिस पार्ट को हमने मूव कराना है उसकी मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी टू ऑब्टेन एंड फैसिलिटेट इट रिस्पॉन्स। ताकि फिर ये सारा जो हम करेंगे प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे और जो हम मस्कुलर मैकेनिज्म है उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो ये सारा रिस्पॉन्स है ईजी तरीके से हो जाएगा और एक आसानी से एक पेशेंट जो है वो एक मूवमेंट को प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, तो हम PNF इसीलिए करवाते हैं ताकि जो हमारा मस्कुलर मैकेनिज्म है वो फैसिलिटेट हो सके, आराम से वो फैसिलिटेट हो सके जब हम प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाएं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जो है PNF की थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की, लेकिन काइनेसोलॉजी में जो डेफिनेशन लिखी है आप वो भी याद कर सकते हो, लेकिन जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की जो डेफिनेशन है आपने वो पहले उसको याद करना है, क्योंकि वही टीचर्स आपको पेपर में या वाइवा में पूछते हैं, तो आपने वही डेफिनेशन सुनानी होती है। अब हम चलते हैं कि आगे क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि काइनेसोलॉजी में भी पूरी एक हिस्ट्री इसको एक्सप्लेन की हुई है। आपको बस हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप डेट्स याद कर लो या जिसने ये डेवलप किया उसका नाम याद कर लो, क्योंकि अक्सर
अक्सर MCQs में ये बात आ सकती है। ड्यूरिंग द 1940s 1950s बाय द pioneer वर्क ऑफ कबोर्ड एंड नॉट एंड वॉस, ठीक है, ये हमारे पास 1940s और 1950s में डेवलप हुआ था। काइनेसोलॉजी की बुक में डेट्स डिफरेंट लिखी हैं और इधर भी वही बात है, 40s और 50s के दरमियान में ही ये PNF टेक्निक डेवलप हुई थी और इन तीन लोगों ने मिल के काम किया था। कबोर्ड, नॉड और वॉस ने तीनों ने मिलकर इस PNF टेक्निक पे काम किया था। अब हम देख लेते हैं कि PNF टेक्निक का एम क्या है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस टू फैसिलिटेट द मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। इसका मतलब है कि ये जो PNF टेक्निक है ये हमारे जो मसल्स की स्ट्रेंथ है और इंड्योरेंस है उसको डिबेट, हमारा जो मसल है वो कितना उठा सकता है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ होती है। और इंड्योरेंस हम जब बार बार रिपीटिशन कर रहे होते हैं तो हमारा मसल बार बार कितनी दफ़ा वो एक्टिविटी है उसको रिपीट कर सकता है, कितनी दफ़ा वो रेपिटेशन कर सकता है, तो उसको हम इंड्योरेंस कहते हैं। तो PNF टेक्निक जो होती है वो मसल की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को इंक्रीज़ कराने में, इम्प्रूव करवाने में हेल्प करती है ताकि जो मोबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं वो ईज़िली एक बंदा और एक पेशेंट जो है वो ईज़िली परफॉर्म कर सके, ठीक। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस इंक्रीज़ हो जाएगी पेशेंट की तो वो आसानी से अपनी जो रोज़मर्रा की जो काम है उसके वो आसानी से वो कर लेगा, उसका बैलेंस मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, मोबिलिटी वो कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा एम है रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है कि वो पेशेंट जिनकी जो मूवमेंट होती है वो इम्पेयर हो जाती है किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रोक का पेशेंट है, उसकी एक साइड जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है, दोनों साइड भी पैरालाइज हो जाती हैं, तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाता। लेकिन जब हम उसको PNF टेक्निक करवाते हैं, ठीक है, मैं आगे जाके बताऊंगी कि PNF टेक्निक में हम कैसे करते हैं, ठीक है। PNF टेक्निक जब हम उस पेशेंट को करवाते हैं, बार बार जब उसको करवाते हैं तो उसके जो फंक्शंस हैं, ये जो वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा पहले, वो दोबारा रीस्टोर होना शुरू हो जाती है, मूवमेंट दोबारा वो कर सकता है। अब थर्ड एम जो है वो है इट इज़ यूजफुल फ्रॉम द अर्ली फेज ऑफ टिश्यू हीलिंग व्हेन आइसोमेट्रिक टेक्निक्स आर अप्रोप्रिएट टू द फाइनल फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन व्हेन हाई वेलोसिटी डायगोनल मूवमेंट्स कैन बी परफॉर्म अगेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो PNF टेक्निक है वो अर्ली फेज ऑफ टिश्यू हीलिंग में भी यूज़फुल है और फाइनल फेज ऑफ टिश्यू हीलिंग में भी यूज़फुल है। अब अर्ली फेज ऑफ टिश्यू हीलिंग में कैसे यूज़फुल है, क्योंकि पेशेंट तो है, अगर उसको ही इंजरी हुई है तो हाथ तो मूव नहीं कर पाता। अगर फॉर एग्जांपल उसके हाथ में इंजरी हुई है तो वो हाथ को तो मूव नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों बाद जब उसकी इंजरी हील हो रही होती है अर्ली फेज में वो हाथ को मूव नहीं कर पाएगा। तो PNF टेक्निक में हम क्या करते हैं कि अर्ली फेज में हम आइसोमेट्रिक टेक्निक के साथ PNF करवाते हैं। मतलब कि हम उसको कहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करो, फिर होल्ड के बाद हम होल्ड, फिर उसके बाद कहते हैं रिलैक्स करो। हम होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी मसल की लेंथ सेम रहती है लेकिन जो टोन होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। अर्ली फेज़ में हम आइसोमेट्रिक टेक्निक के साथ PNF करवाते हैं और फाइनल फेज़ में हम क्या करवाते हैं कि जब मसल में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है तो हम डायगोनल पैटर्न्स होते हैं हमारे PNF टेक्निक में, उन डायगोनल पैटर्न के साथ मूवमेंट करवाते हैं और वो मूवमेंट हमारे पास होती है हाई वेलोसिटी के साथ और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ। हम जब मूवमेंट करवाते हैं पेशेंट को फाइनल फेज में तो क्या होता है, मसल की इंड्योरेंस इंक्रीज होती है, मसल जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और पेशेंट जो है वो आराम से फाइनल फेज में आके मूवमेंट आराम से कर सकता है। ये हमारे पास का पॉइंट है कि द स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप ऑफ द डायगोनल पैटर्न फैसिलिटेट द वीकर मसल ग्रुप, ठीक है। अब डायगोनल पैटर्न का मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये डायगोनल पैटर्न होता क्या है। जब डायगोनल पैटर्न में जब हम कर रहे होते हैं PNF टेक्निक में यूज़, तो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप होते हैं वो जो होते हैं वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वीकर मसल ग्रुप का। मतलब जो स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप हैं वो वीकर मसल ग्रुप को हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो भी फंक्शन करें, ठीक है। बेसिक प्रोसीजर्स विद PNF पैटर्न। PNF टेक्निक के लिए हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। उन पैटर्न के साथ हमने ये PNF टेक्निक करनी होती है तो ही फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। यूज़ ऑफ डायगोनल पैटर्न एप्लीकेशन सेंसरी क्यूज, प्रोप्रियोसेप्टिव, क्यूटेनियस, विजुअल, ऑडिटरी स्टिमुलाई टू इलिसिट मोटर रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि इन पैटर्न्स में हम डायगोनल पैटर्न यूज़ करते हैं और हम सेंसरी क्यूज मतलब कि हम प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब हम पोजीशन या स्किन या आइज़ या ऑडिटरी स्टिमुलाई या वॉइस जो होती है उसके थ्रू स्टिमुलाई सेंड करते हैं, सेंसरी क्यूज सेंड करते हैं पेशेंट को
ताकि जो उसका जो मोटर रिस्पॉन्स है वो इलिसिट हो सके, मोटर रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो सके और पेशेंट मूवमेंट कर ले। ठीक है, दो तरह से हम इसके पैटर्न है, एक तो हम डायगोनल पैटर्न यूज़ करेंगे, दूसरा हम सेंसरी क्यूज़ के ज़रिए। सेंसरी क्यूज़ का मतलब कि हम वर्बली उसको बोलेंगे जब हम PNF टेक्निक करवा रहे होंगे, या हम उसको टच करके बोलेंगे ये वाला हाथ आप मूव करें। जब हम टच करेंगे तो उसके सिग्नल जाएंगे ब्रेन में और फिर वो ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस करेगा मोटर रिस्पॉन्स और पेशेंट जो है वो आराम से वो मूवमेंट कर लेगा। तो हम सेंसरी क्यूज़ और डायगोनल पैटर्न यूज़ करते हुए PNF टेक्निक करते हैं। सबसे हम पहले देख लेते हैं डायगोनल पैटर्न। दो तरह के डायगोनल पैटर्न होते हैं, D1 एंड D2। D1 को हम डायगोनल 1 कहते हैं और D2 को डायगोनल 2 कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है ये इसको हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, अब हर पैटर्न में इसमें भी D1 में भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही होगी, D2 में भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही होगी। ठीक है, अब फ्लेक्शन एक्सटेंशन को आगे से इन्होंने नाम दिया हुआ है, D1 में भी फ्लेक्शन हो रही होगी और D1 में एक्सटेंशन हो रही होगी। इसी तरह D2 में फ्लेक्शन हो रही होगी और D2 में एक्सटेंशन हो रही होगी। इस तरह से इसको नाम दिया गया है। ठीक है, D1 एंड D2 हमारे पास दो तरह के डायगोनल पैटर्न्स होते हैं, उनको आगे पेयर्स में डिवाइड किया हुआ है और उसको बेस किया हुआ है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के नाम से। ठीक है, D1 में फ्लेक्शन होगी, D1 में एक्सटेंशन भी होगी, D2 में फ्लेक्शन होगी और D2 में एक्सटेंशन भी होगी। इस तरह से डिवाइड है। तो हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ पैटर्न्स इस तरह से बनते हैं। आगे है 3 कंपोनेंट्स एंगुलर। अच्छा, फिर हमारे पास इन पैटर्न्स की आपको अगर समझ आ गई है, उसके बाद हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एंगुलर, रोटेटरी। ठीक है, एंगुलर का मतलब ये है कि जब दो बोन्स के दरमियान में एंगल जो होता है इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो तो हम उसको एंगुलर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, एबडक्शन एडक्शन में हमारे दो बोन्स के दरमियान में एंगल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है तो वो एंगुलर मूवमेंट है। और रोटेटरी जैसे सरकमडक्शन होगी, रोटेशनल मूवमेंट्स होगी, तो उसमें ये रोटेशनली ये है कि अब जो हमने सबसे पहले हमने एंगुलर मूवमेंट करानी है, दूसरा भी हमने एंगुलर मूवमेंट करानी है, तीसरी हमने रोटेटरी मूवमेंट करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर हम D1 फ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, D1 फ्लेक्शन जब हम करवा रहे हैं तो D1 जो होगी उसमें फ्लेक्शन आ जाएगी, फ्लेक्शन के बाद एबडक्शन आ जाएगी, एबडक्शन के बाद कोई भी रोटेशनल हमने मूवमेंट करनी है। ठीक है, इंटरनल रोटेशन करनी है, एक्सटर्नल रोटेशन करनी है, तो इस तरह। और फिर दूसरी एग्जांपल ये कि अगर हम D1 एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो एक्सटेंशन के साथ हमने एडक्शन करवाई या एबडक्शन करवाई, उसके बाद या इंटरनल या आगे इसको देखेंगे। आगे मैं जब अभी आपको बताऊंगी कि इसको PNF टेक्निक में डायगोनल पैटर्न्स कैसे परफॉर्म करते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। द पैटर्न इज नेम बाय द पोजीशन ऑफ द शोल्डर और हिप व्हेन द डायगोनल पैटर्न हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये इसका मतलब है कि जो पैटर्न का जो नाम है वो किस तरह से हम रखेंगे, वो इस तरह से कि जो पिवट पॉइंट है हमारे पास, प्रॉक्सिमल पिवट पॉइंट, मतलब शोल्डर और हिप जो है वो हमारे पास प्रॉक्सिमली वो मूव कर रहे होते हैं PNF में। ठीक है, प्रॉक्सिमल हमारे पास शोल्डर और हिप जॉइंट है और डिस्टल हमारे पास जो है वो हमारे पास है रिस्ट और फुट है हमारे पास। ठीक है, डिस्टल जो हमारे पास जॉइंट है। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल जॉइंट होगा उस पर जो मूवमेंट हो रही होगी, जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है वो शोल्डर और हिप ही रहेगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है उस पर जो मूवमेंट हो रही होगी जब हम डायगोनल पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द मूवमेंट जो शोल्डर और हिप पे मूवमेंट हो चुकी है वो हम उसके अकॉर्डिंगली हम डायगोनल पैटर्न को नाम देंगे। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर अच्छा, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में यही लिखा था कि डायगोनल पैटर्न का जो लास्ट पैराग्राफ है कि हम इसको यूनिलेटरी भी करवा सकते हैं PNF टेक्निक को, मतलब कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड पे भी करवा सकते हैं या सिर्फ राइट साइड पे करवा सकते हैं, किसी एक में करवा सकते हैं। बायलेटरल का मतलब है कि हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे करवा सकते हैं एक ही वक्त। ठीक है, अब ये दोनों जो बायलेटरी है वो दो चीज़ों में डिवाइड है, सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे D1 फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो हम राइट साइड पे भी D1 फ्लेक्शन करवाएंगे। अगर हम D2 फ्लेक्शन करवा रहे हैं राइट साइड पे तो हम लेफ्ट साइड पे भी D2 फ्लेक्शन करवाएंगे। इसी तरह एसिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर हम D1 फ्लेक्शन राइट साइड पे करवा रहे हैं तो D2 फ्लेक्शन हम लेफ्ट साइड पे करवाएंगे। अगर हम D1 एक्सटेंशन राइट साइड पे करा रहे हैं तो हम D2 एक्सटेंशन लेफ्ट साइड पे करवाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है कि हम रेसिप्रोकली भी करवा सकते हैं। रेसिप्रोकली का मतलब कि अगर हम राइट साइड पे D1 फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो हम जो लेफ्ट साइड है हम उस पर D1 एक्सटेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट अगर एक साइड पे फ्लेक्शन करवाएं तो दूसरी साइड पे हम एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास PNF के डायगोनल पैटर्न के बारे में थे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।